स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तक को, और इसका हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कवर भी कर लिया है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 5 को, जिसका नाम है पंचायती राज। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उन्होंने पढ़ रखा होगा और वो इससे भली भांति परिचित भी होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस चैप्टर का उद्देश्य है हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना, यानी कि पंचायती राज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी जो मूल बातें हैं, वो हमें इस चैप्टर में समझना है। लेकिन हम अपने चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले हमें एक बात अच्छे से जाननी है। हालांकि हम सब जानते हैं, लेकिन मैं एक बार उस बात को रिपीट कर दूं। अगर हम अपने देश को प्रशासनिक ढांचे के रूप में देखें तो हम पाएंगे कि जो सबसे निचले पायदान पे जो ढांचा आता है वो है गांव का, यानी कि सबसे छोटी इकाई, जो कि सबसे पहली इकाई भी हम लोग उसे कह सकते हैं हमारे प्रशासनिक ढांचे में, तो वो कौन है? गांव है। और जब एक या एक से अधिक गांव को मिला दिया जाता है तो पंचायत बनता है, और जब एक से अधिक पंचायतों को मिला दिया जाता है तो उससे प्रखंड बनता है, और जब हम एक से अधिक प्रखंडों को मिला देते हैं तो उससे जिला बनता है, और जब बहुत सारे जिले मिलते हैं तो राज्य का निर्माण होता है, और जब राज्य मिलते हैं तो फिर देश का निर्माण होता है। तो मेरे समझ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में जो गांव है वो सबसे निचली इकाई है हमारे देश के प्रशासनिक ढांचे में। प्रशासनिक ढांचा क्यों है? ताकि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चल सके, इसीलिए इसे बहुत सारी इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें से कि सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो वो है गाँव। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं ग्राम सभा के बारे में। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, यानी कि जो ग्राम सभा है वो किसकी सभा है? वयस्कों की सभा है। और वो वयस्क किस क्षेत्र में रहते हैं? एक पंचायत क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि ग्राम सभा क्या है तो हम उसे सीधे बताएंगे कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो अब आप सोच रहे हो कि वयस्क किसे कहते हैं? तो देखिए, 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति को वयस्क कहते हैं, जो कि वोट दे सकते हैं। इसमें एक या एक उससे अधिक गांव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्राम सभा में बस एक ही गांव के लोग होंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक पंचायत का निर्माण कैसे होता है, एक या एक से अधिक गाँव को मिला करके। तो ये जो ग्राम सभा होगी वो किसकी सभा है? पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की। तो इसमें हो सकता है ना एक या इससे अधिक गाँव, तो वही आपको बताया जा रहा है कि इसमें एक या उससे अधिक गाँव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम मतदाता सूची में है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब आप ग्राम सभा के बारे में जान चुके हैं कि जो ग्राम सभा होता है वो एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो उसके सदस्य कौन कौन होते होंगे ये भी आपको सोचना पड़ रहा होगा। तो देखिए, सभी वयस्क, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वयस्कों की सभा होती है, लेकिन अगर हम उसे एक्सप्लेन करके बताएं तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, यानी कि वैसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे ऊपर है, जिसे वोट देने का अधिकार है। हमारे देश में क्या, जिसके भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, यानी कि जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम मतदाता सूची में है, वो किसका सदस्य होता है? ग्राम सभा का सदस्य होता है। मतदाता सूची यानी कि हम लोग जो मत देते हैं तो एक मतदाता सूची तैयार होती है, उसमें वोट देने वालों के नाम होते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसका नाम मतदाता सूची में हो। तो इतनी बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है, यानी कि जो एक ग्राम पंचायत होती है उसको कई छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? छोटे क्षेत्र को तो वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। जितने भी वार्ड में विभाजित किए जाते हैं पंचायतों को, उन सभी वार्डों में से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, यानी कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं जो कि उनकी बातों को रख सके, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोच सके और उसी के अनुसार अपनी बातों को
बता सके ताकि उसके अकॉर्डिंग उस क्षेत्र में काम किया जा सके। तो हम लोग उस प्रतिनिधि को किस नाम से जानते हैं? वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि वार्ड पंच किसे कहते हैं, तो हम सिंपली से बताएंगे कि प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है और वही प्रतिनिधि क्या कहलाता है? वार्ड पंच कहलाता है। अब देखिए, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो कि पंचायत का मुखिया होता है। अब चूंकि एक पंचायत है, हमने पंचायत को भले छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जिसे कि हम लोगों ने वार्ड कहा, और वार्ड में भी एक प्रतिनिधि का चुनाव कर दिया, जिसे हम लोगों ने वार्ड पंच के नाम से जाना। तो देखिए, उसी के साथ अब कोई तो होगा ना पंचायत में जो कि मुखिया होगा। तो जो पंचायत में सबसे ऊपर होगा उसे हम लोग मुखिया कहते हैं, और उसका चुनाव किया जाता है, पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर करते हैं, और उसे हम लोग सरपंच के नाम से जानते हैं। और ये किसका मुखिया होता है? पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। और देखिए, जो वार्ड पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। यानी कि हमने जिन वार्ड पंचों का चुनाव किया है और फिर हमने जो सरपंच को चुना है, तो वो सब मिलकर क्या करेंगे? एक शासन चलाएंगे। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए उस पंचायत क्षेत्र में। यानी कि उस क्षेत्र में जो भी काम क्रियाकलाप किए जाएंगे वो किनके द्वारा किए जाएंगे? सरपंच और वार्ड पंचों की सहमति के द्वारा किए जाएंगे। इस तरीके से हमने ग्राम सभा को समझ लिया। अब हम जानते हैं सचिव के बारे में। तो देखिए, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यानी कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वही ग्राम सभा का भी सचिव होगा। और ये जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जो नियुक्ति होती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। और अब आप सोच रहे हो कि सचिव का काम क्या होता है। तो देखिए, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। यानी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है उसे कौन बुलाता है? तो सचिव बुलाता है। और वहाँ पे जो भी चर्चाएँ की जाती है, जो भी निर्णय होते हैं, यानी कि हमें गाँव के लिए जो काम करना है, उस पंचायत क्षेत्र में मान लिया पानी की कमी है, तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए सरपंचों और वार्ड पंचों ने लोगों के साथ मिलकर के क्या निर्णय लिया है, वो सब निर्णय का वो रिकॉर्ड रखेगा। और वहाँ पे जो जिन जिन विषयों पे चर्चा की जाएगी उन सभी का रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? तो सचिव का काम होता है। तो आपको सचिव के बारे में क्या क्या याद रखना है कि जो सचिव होता है वो ग्राम पंचायत का तो सचिव होता ही है, साथ ही ग्राम सभा का भी सचिव होता है। और इसका चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। और इसका काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और वहाँ पर जो भी चर्चा और निर्णय होते हैं उसका रिकॉर्ड रखना। फ्रेंड्स, कोई भी अब आपसे सचिव के बारे में पूछे तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो ग्राम पंचायत होता है वो पूरे गांव के हित में काम करे और निष्पक्ष रूप से काम करे। इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, हम जानते हैं कि कैसे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है भाई। तो देखिए, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्राम सभा है उसमें वो वयस्कों की सभा है। उस क्षेत्र में, यानी कि उस पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, वयस्क लोग रहते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और वो वोट दे सकते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में, उनकी सभा होती है। तो उस सभा में जो ग्राम पंचायत होती है वो अपनी योजनाएं बताती है, यानी कि लोगों के सामने प्रस्तुत करती है कि हमने ये योजनाएं बनाई हैं, हम इस गांव के विकास के लिए ये काम करेंगे। तो लोग वहाँ पे देखते हैं कि हाँ भाई, ये जो काम किया जा रहा है वो सही है या गलत। अगर वो गलत है तो लोग वहीं पे सवाल जवाब करते हैं कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत उस फैसले को बदलती है कि हाँ, ये वास्तविक में इसकी ज़रूरत नहीं है, हम जो करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं प्रस्तुत करी थी, जिसके माध्यम से कि लोगों को पता चलता है कि हाँ वो क्या काम करने वाली है और वो जो काम कर रही है क्या वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो वो वहाँ पे रुकावट डालेंगे और कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसके जगह पे दूसरा काम करो। अब देखिए, जो ग्राम सभा होती है वो पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। पंचायत ये नहीं है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, बल्कि वो मनमाने ढंग से काम ना करे, इसके लिए कौन उसे मना करता है? तो ग्राम सभा उसे मनमाने ढंग से काम नहीं करने देती। ग्राम सभा जो होती है वो ये ध्यान देती है कि पंचायत द्वारा पैसों का दुरुपयोग ना किया जाए, कोई भी ऐसी जगह पैसे ना बर्बाद किए जाए जहाँ की
ज़रूरत नहीं है। और साथ ही कोई गलत काम ना हो पंचायत के द्वारा, इसकी भी निगरानी करती है कौन? ग्राम सभा करती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ग्राम सभा कैसे जिम्मेवारी लेती है कि ग्राम पंचायत कोई भी गलत काम ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि ग्राम सभा ने में ग्राम पंचायत ने बताया कि हमने अपने गांव में जल के लिए व्यवस्था की, यानी कि जल के लिए एक योजना लाई है, जिस योजना के अंतर्गत हम गली गली हर एक जगह नल लगवाएंगे या फिर जो चापाकल होता है वो लगवाएंगे। तो वहाँ के लोग देखेंगे कि हाँ ये जो योजना है वो सही है या गलत। अगर मान लिया वहाँ पे जल की व्यवस्था अच्छी होगी तो वो क्या कहेगी कि नहीं, आप अभी जल का जो प्रबंध होता है वो उचित प्रबंध है, अभी हमें जल की आवश्यकता के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके स्थान पे क्या करो, स्कूल की जो छत है वो थोड़ी टूट गई, आप उसे बनवा दो। कहने का मतलब कि ग्राम सभा में जब ग्राम पंचायत अपनी बातों को लोगों के सामने रखेगी तो लोग उसे बताएंगे कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत, या फिर आप जो कर रहे हो वो करना भी ज़रूरी नहीं है, उसके स्थान पर ये करना ज़रूरी है, तो आप उस काम को छोड़कर पहले ज़रूरी काम को करो। तो इस तरीके से ग्राम सभा जिम्मेदार होती है इसमें कि ग्राम पंचायत के द्वारा कोई गलत काम ना हो और फिर पैसों का दुरुपयोग ना किया जा सके। तो फ्रेंड्स अब हम ग्राम पंचायत के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज बैठक हुई तो अगली बैठक कब होगी इसका कुछ पता नहीं है। इसमें नियमित रूप से बैठकों का आयोजन होता है और होना भी चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ पंचायत के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं। और जो ग्राम पंचायत होती है उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। यानी वैसे तो इसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य काम होता है वो ये होता है कि उस गांव में विकास कार्यक्रम जो लाए जा रहे हैं उसको लागू करे और गांव के विकास पर ध्यान दे, ऐसे काम करे जिससे कि उस गांव के लोग विकसित हो सके और वो गांव का विकास हो सके। अब देखिए इसके अलावा भी ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कौन कौन से कार्य होते हैं? वो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करती है। यानी कि जो ग्राम पंचायत का काम होता है उसका काम होता है कि वो सड़क बनवाए, अगर कहीं सड़क की ज़रूरत है या फिर सड़क टूट फूट गई है तो उसका फिर से निर्माण करे, कहीं अगर नाली की व्यवस्था करनी है तो वो नालियों का निर्माण करवाए, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो इसके लिए स्कूल बनवाए, साथ ही बहुत सारे जो सार्वजनिक भवन होते हैं उन सभी का निर्माण करवाए और ये ध्यान दें कि उसके गांव में जो पानी के स्रोत हैं वो किन पोजीशन पे हैं और अगर पानी की कमी है तो वो इसकी व्यवस्था करे ताकि उसके क्षेत्र में लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो। तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो किसका होता है? ग्राम पंचायत का काम होता है। साथ ही वो बहुत सारे स्थानीय कर लगाती है और उसे इकट्ठा भी करती है। अब ग्राम पंचायत उतने सारे काम करती है तो उसे कुछ पैसों की तो ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी काम तो बिना पैसों के हो नहीं सकते। तो वो इसके लिए क्या करती है? स्थानीय रूप से बहुत सारे कर लगाती है और फिर उसे इकट्ठा करती है। कर यानी कि जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं, इसके पहले के चैप्टर में भी हमने पढ़ रखा है कि लोग के द्वारा टैक्स दिया जाता है ताकि सरकार जो होती है वो अपने काम अच्छे से कर सके। तो ग्राम पंचायत भी क्या करती है? स्थानीय रूप से कर लगाती है और फिर उसे इकट्ठा करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, साथ ही गांव के जो लोग हैं उनके नौकरी की भी इंतजाम करती है, वो वहाँ पे सरकारी योजनाएं को लागू करती है ताकि गांव के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। फ्रेंड्स ये तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें ग्राम पंचायत अपने काम को बताती है और फिर लोगों द्वारा बताया जाता है कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत, या फिर वो ये निर्णय देती है कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो सही है, आप उसे करो। तो वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। अगर मान लिया पंचायत ने कोई निर्णय लिया है कि हम ये काम करने वाले हैं, लेकिन अगर ग्राम सभा की बैठक में कह दिया जाता है कि नहीं आप ये काम नहीं करो, तो पंचायत उस काम को नहीं कर सकती है। यानी कि ग्राम पंचायत ही पंचायत को स्वीकृति देती है कोई भी काम करने के लिए। बिना उसकी स्वीकृति के पंचायत भी अपना काम नहीं कर पाती है। अब देखिए चूँकि ग्राम पंचायत इतने सारे काम करती है तो उसके पैसों का इंतजाम कहाँ से होता है? अभी तो हम लोगों ने देखा था कि वो टैक्स लेती है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो देखिए घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, वही अभी हमने कहा था कि स्थानीय रूप से वो कर लगाती है। तो वो कहाँ कहाँ कर लगाती है? घरों पर लगाती है और बाज़ार पर
जो कर राशि लगाती है, उससे जो उसे पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो अपना काम करती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, बहुत सारा होता है, कृषि कर होता है, व्यापारी कर होता है, जो लोग व्यापार करते हैं वो सामान के खरीदने बेचने पर टैक्स देते हैं। साथ ही जिनका अपना घर होता है वो संपत्ति कर देते हैं। तो इस तरीके की जो टैक्सेस होती हैं वो लोगों द्वारा दिए जाते हैं और यही आमदनी का स्रोत होता है ग्राम पंचायत का। और देखिए, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, यानी कि सरकारी विभाग जो कार्यक्रम चलाती है तो उससे जो राशि प्राप्त होती है, यानी कि उन योजनाओं के तहत जो राशि प्रदान की जाती है जनपद और जिला पंचायत द्वारा, उससे भी ग्राम पंचायत अपना काम करती है। साथ ही समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, बहुत सारे लोग दान भी देते हैं किसी समुदाय विशेष के प्रति काम करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से उसे आमदनी होती है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत जो है वो अपना काम कर पाती है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ राज्यों में जो ग्राम सभाएं होती हैं वो काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, यानी कि अगर कोई काम करवाना है तो वो उसकी एक समिति ही बना देती है। जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ का निर्माण करवाना है तो उसके लिए वो अलग समिति बना देगी। अगर कहीं पे लोगों को शिक्षा के लिए कोई काम करना है तो वो शिक्षा से संबंधी एक अलग समिति बना देगी। तो वो ऐसे इसलिए कही थी ताकि विशेष काम को विशेष लोगों के द्वारा किया जा सके और वो काम अच्छे से हो सके। तो देखिए, हम जानते हैं वो क्या कहती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, जिसमें कुछ सदस्य ग्राम सभा के तो कुछ पंचायत के होते हैं। देखिए, जो कुछ राज्यों के द्वारा जो ग्राम सभाएं समितियां बनाती हैं उसमें कौन कौन से सदस्यों को रखती है, उसमें कुछ सदस्य जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और कुछ पंचायत के सदस्य होते हैं। और इन दोनों से कुछ कुछ सदस्यों को लेकर के एक विशेष समिति तैयार करती है और वो समिति क्या कहती, किसी विशेष काम के प्रति जिम्मेदार होती है, यानी कि उस विशेष काम को उस निर्धारित समिति के द्वारा किया जाएगा। वो ऐसे इसलिए कही थी ताकि आसानी से वो काम किया जा सके और वो जो काम हो वो जल्दी हो सके और अच्छे से किया जा सके। यह दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चूँकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है, गांव के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो उन्होंने जिस समिति का निर्माण किया है उसमें भी तो सदस्य उसी के हैं, तो वो किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, गांव के विकास के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है और उसी में से एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक वो समिति बनाते हैं, निर्माण समिति। अब ये जो निर्माण समिति होती है वो कौन सा काम करती है, वो करती है समुदाय के केंद्र का भवन मान लिया बनवाना है तो वो उसका निर्माण करवाएगी। यानी कि अगर गांव में एक समुदाय के केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। ऐसा नहीं कि बस समुदाय के भवन का निर्माण, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ का भवन जिसे निर्माण करना है तो वो किसका काम होगा, तो निर्माण समिति का काम होगा। और इसी तरीके से अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है। ऐसा सभी राज्यों के द्वारा नहीं किया जाता, कुछ कुछ राज्य में ऐसा किया जाता है। अब हम जानते हैं पंचायत के 3 स्तरों के बारे में। तो देखिए, पंचायत के कौन कौन से 3 स्तर हैं। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है विकास खंड जिसे हम लोग जनपद या पंचायत समिति कहते हैं, और तीसरा आता है जिला परिषद। तो अब हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो पहला जो ग्राम पंचायत होता है उसके बारे में जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि ग्राम सभा की बैठकें होती हैं और ग्राम पंचायत काम नहीं कर सकती ग्राम सभा में जब तक कि उसे अनुमति न दी जाए कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। तो वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। हम लोगों ने क्या पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे देश में जो सरकार है वो कैसी है, लोकतांत्रिक सरकार है। और लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी हमने पढ़ रखा है कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो हम लोगों ने इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या देखा था कि इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। और जब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी तो कोई भी जो सरकार होगी वो जनता पे हावी नहीं हो पाएगी, वो जनता की परिस्थितियों के अनुकूल अपना काम करेगी। तो वही आपको बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत होती है वो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। और क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। अगर मान लिया वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, वो उन लोगों को ध्यान में रख करके अपना काम नहीं करेगी, तो लोग उसका चुनाव नहीं करेंगे, और जब उसका चुनाव ही नहीं किया जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो शासन कैसे चला पाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि वो कोई भी काम करेगी तो ये ध्यान में रख कर काम करेगी कि ग्राम सभा इस काम को उचित मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अगर ग्राम सभा उस बात को अच्छा नहीं मान रहा है यानी गलत मान रहा है, तो ग्राम पंचायत वो काम नहीं करेगी। वो ऐसा काम करेगी जिससे कि सबको ध्यान में रखते हुए और ग्राम सभा की सहमति हो उसमें, वो इस तरीके का काम करेगी। तो उसी को कहा जा रहा है कि ये ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पे होती है। एक स्तर पे तो हम लोगों ने देख लिया कि ग्राम पंचायत में होती है, जहाँ पे कि लोग सरकार में भाग लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से। अब इसके अलावा भी 2 और स्तर है जहाँ पे कि लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो देखिए, एक जो दूसरा स्तर है वो है विकास खंड का, जिसे हम लोग जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। और ये जो पंचायत समिति होती है उसमें कई ग्राम पंचायत होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायतों को रखा जाता है। और उन सभी ग्राम पंचायत के ऊपर कौन होती है, तो जनपद पंचायत होती है या फिर पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, जो कि तीसरा स्तर होता है। यानी कि इन सब के ऊपर क्या होता है, यानी कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के भी ऊपर कौन सा होता है, तो जिला पंचायत या फिर जिला परिषद होता है। यानी कि ये तीसरा स्तर है जो कि सबसे ऊपरी स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है, यानी कि ये जो भी योजनाएं बनाएंगी वो एक जिले के स्तर पर बनाएंगी। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे गांव मिलते हैं तो पंचायत बनता है, बहुत सारे पंचायत मिलते हैं तो प्रखंड बनता है, और बहुत सारे प्रखंड मिलते हैं तो जिले का निर्माण होता है। और ये जो जिला परिषद होती है वो किस स्तर पे काम करती है, तो एक जिले के स्तर पर काम करती है, उसी के स्तर पर वो विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राम पंचायत होती है उसकी आमदनी की स्रोत में एक स्रोत ये भी था कि उसे जो राशि आवंटित की जाती है, तो उसके जो राशि आवंटित होती है उसे वो कैसे होती है, तो देखिए वो पंचायत की समिति से होती है, जिला परिषद कहती है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि जो ग्राम पंचायत होती है उसको जो राशि आवंटित की जाती है वो जिला परिषद के द्वारा की जाती है, और किसकी मदद से की जाती है, तो पंचायत समिति की मदद से की जाती है। संविधान में दिए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग हो सकते हैं। तो देखिए, जो संविधान में निर्देश दिए गए हैं, पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, उसमें हर एक राज्य में वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सभी राज्य की परिस्थितियाँ एक दूसरे से अलग है। तो जो संविधान है उसने कुछ मूल बातों को बता दिया है कि आप जो नियम कानून बनाएंगे उसमें ये मूल बातें होनी चाहिए, और उस मूल बातों के पश्चात आपके राज्य की जो स्थिति है उसके अनुसार आप इसका निर्माण कीजिए। यानी कि हर एक राज्य में जो पंचायती संबंधी कानून होंगे उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि सभी राज्य की जो स्थिति है, परिस्थितियाँ वो अलग है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि संविधान में दिए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन सभी राज्यों में जो पंचायत संबंधी कानून है वो थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सबकी मूल अवधारणा है वो एक ही होगी। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का सबसे प्रमुख घटक क्या है कि उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासनिक ढांचे में गाँव सबसे निचला पायदान है, यानी कि सबसे उसे हम लोग प्रथम इकाई भी मान सकते हैं। तो गाँव की जो ये इकाई है उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और लोग अपनी आवाज़ उठा सके, वो सही और गलत बता सके खुल करके, तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही ये व्यवस्था लाई गई है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि इसका जो मुख्य विचार है पंचायती राज व्यवस्था लाने का वो ये है कि इसमें लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो इस तरीके से हमारे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।